नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट में चक्रीय अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में 15.08% के स्तर पर पहुंची। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित किया। एक रिपोर्ट में फोर्टिफाइड चावल से जुड़े जोखिमों को लेकर सचेत किया गया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने कहा कि क्रिप्टो विज्ञापनों में किए गए दावों की मशहूर हस्तियों को उचित पड़ताल करनी चाहिए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट में चक्रीय अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक, क्रियान्वयन योग्य और दूरदर्शी कार्य योजना प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भारत को रेखीय यानी लीनियर टेक मेक वेस्ट मानसिकता की जगह मल्टी लाइफ साइकिल सर्कुलर दृष्टिकोण को अपनाने को बढ़ावा देना है। टेक मेक वेस्ट मानसिकता का मतलब है कच्चे माल का संग्रह, फिर उससे वस्तु का उत्पादन और अंत में कुछ दिन उपयोग करके फेंक देने से है। मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि भारत प्रतिदिन लगभग 1.45 लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। इसमें 35% सूखा अपशिष्ट है। आपको बता दें कि सूखे अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक अपशिष्ट है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और इसमें से केवल 15,600 टन का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। बाकी बचा हुआ प्लास्टिक कचरा लैंडफिल और जल निकायों में चला जाता है। नगरपालिका के ठोस, गीले और निर्माण से उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार से प्रति वर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हो सकता है। साथ ही ये रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि सरकार को पुनर्चक्रण की गई सामग्री से बने उत्पादों पर जीएसटी और अन्य करों को 18% से घटाकर 5% कर देना चाहिए। इसके अलावा पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए गैर खाद्य ग्रेड पैकेजिंग में 25% पुनर्चक्रण सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही सीमेंट भट्टों को कोयले की जगह पुनर्चक्रण नहीं किए जाने वाले 25% दहनशील सूखे अपशिष्ट का उपयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और खपत का एक विशेष मॉडल है। इसमें जब तक संभव हो तब तक मौजूदा सामग्री या उत्पादों को साझा करना, फिर से उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट घटक हैं खाद्य अपशिष्ट, बगीचे की काट छांट और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो कि 45% योगदान देता है। इसके अलावा सूखे अपशिष्ट का हिस्सा 35% होता है। निष्क्रिय गाद और निर्माण से उत्पन्न अपशिष्ट का हिस्सा 20% होता है। अगली खबर मुद्रास्फीति से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक पे आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में 15.08% के स्तर पर पहुंच गई है। WPI आधारित मुद्रास्फीति दर मौजूदा वर्ष 2011-12 श्रृंखला में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये वृद्धि खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति भी अप्रैल में बढ़कर 7.8% हो गई और इसकी प्रमुख वजह सभी प्रमुख समूहों में मूल्य वृद्धि रही है। और आइए अब आपको बताते हैं मुद्रास्फीति, WPI, CPI और मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन के बारे में। मुद्रास्फीति का मतलब है कि समय के साथ किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। WPI आधारित मुद्रास्फीति बिक्री के प्रथम बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक लेन देन में संबंधित मदों की हिस्सेदारी पर आधारित है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। CPI आधारित मुद्रास्फीति खुदरा स्तर पर मूल्य में उतार चढ़ाव को दर्शाती है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ आर्थिक
उत्पादन में ठहराव वाली आर्थिक स्थिति। WPI और CPI आधारित मुद्रास्फीति में अंतर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। जैसे कि अवधारणा के स्तर पर अंतर में देखें तो ये अंतर उद्देश्य और डिजाइन के स्तर पर है। CPI जहां पर खुदरा स्तर पर मूल्य में उतार चढ़ाव को बताती है, वहीं WPI थोक बिक्री या बिक्री के पहले बिंदु पर मूल्य में उतार चढ़ाव को दर्शाती है। इसके अलावा दोनों सूचकांकों में मदों और विशेष वस्तुओं के भारांश में अंतर है। CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 45% से ज्यादा होता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64% से ज्यादा होता है। अगली खबर दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने देश के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। 5G टेस्ट बेड स्टार्टअप्स और इससे संबंधित औद्योगिक कंपनियों को स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने में सक्षम बनाएगा। इससे विदेशी इकाइयों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसे IIT मद्रास के नेतृत्व में कई संस्थानों की एक सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि भारत 6G दूरसंचार नेटवर्क के रोल आउट पर भी विचार कर रहा है। ये इस दशक के अंत तक अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 6G यानी छठी पीढ़ी का वायरलेस 5G सेलुलर तकनीक का अगला चरण होगा। 5G और 6G में अगर अंतर देखें तो स्पेक्ट्रम के आधार पर 5G का जो आवृत्ति बैंड है वो लो बैंड से लेकर हाई बैंड तक है और ये सब 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 24.25 गीगाहर्ट्ज से ऊपर तक कार्य करती है। वहीं 6G की बात करें तो ये 5G की तुलना में स्पीड के मामले में 100 गुना ज्यादा तेज गति से काम करेगा और इसका स्पेक्ट्रम सब 6 गीगाहर्ट्ज और 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज तक होगा। उच्चतम डेटा दर की बात करें तो 5G से जहां 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक डेटा पहुंचाया जा सकता है, वहीं 6G में ये दर 1000 Gbps तक हो जाएगी। और लेटेंसी के मानदंड पर अगर दोनों में डिफरेंस किया जाए तो 5G 5 मिलीसेकंड का टाइम लेता है, वहीं 6G 1 मिलीसेकंड का टाइम लेगा। लेटेंसी का मतलब है एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा संचार में लिया गया कुल समय। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना ट्राई अधिनियम 1997 के माध्यम से वर्ष 1997 में हुई थी। इसे दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस विनियमन में दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण या संशोधन भी शामिल है, जिसे पहले केंद्र सरकार विनियमित करती थी। ये एक निष्पक्ष और पारदर्शिता नीति वाला परिवेश प्रदान करता है। इससे सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्राप्त होती है। भारत में 1G से 6G तक की अगर दूरसंचार की यात्रा को हम देखें तो वॉइस कॉलिंग वर्ष 1980 में आया, जो कि 1G के अंतर्गत आता था। 2G के तहत SMS सुविधा 1990 में आई। 3G के तहत इंटरनेट 2000 में आया और 4G में इंटरनेट ऑफ एप्लीकेशंस 2010 में आए और 5G 2020 में आया, जो कि व्यापक ब्रॉडबैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ आया। और 6G 2025 से 30 में आएगा, जो कि नया स्पेक्ट्रम, सेल रहित नेटवर्क, ऊर्जा दक्षता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के साथ आएगा। अगली खबर खाद्य एवं पोषण से संबंधित है। एक रिपोर्ट में फोर्टिफाइड चावल से जुड़े जोखिमों को लेकर सचेत किया गया है। एक रिपोर्ट आशा, किसान स्वराज और राइट टू फूड अभियान ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एनीमिया को रोकने के लिए झारखंड जैसे राज्यों में आयरन फोर्टिफाइड चावल का वितरण बंद होना चाहिए। आपको बता दें कि झारखंड की अधिकांश जनजातीय आबादी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और टीबी जैसे रोगों से पीड़ित है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया से पीड़ित लोगों के शरीर में पहले से ही ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। वहीं टीबी के रोगी आयरन को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। इन रोगियों के आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से उनकी प्रतिरक्षा और अंगों के कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है। झारखंड सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का एक स्थानिक क्षेत्र है। यहाँ 8% से 10% आबादी इससे पीड़ित है। ये झारखंड में राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। WHO के मुताबिक भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा जानबूझकर बढ़ाने की प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन कहलाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज सामग्री शामिल होती है। ये स्वास्थ्य को खतरे में डाले बिना खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने और लोक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। हालांकि चावल के फोर्टिफिकेशन के कई महत्वपूर्ण लाभ भी हैं, जैसे कि ये कुपोषित और सुभेद्य आबादी के पोषण को बढ़ावा देता है। ये एनीमिया से निपटने में सहायक है।
फोर्टिफिकेशन कम लागत में ज्यादा प्रभावशाली है। ये प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के विकास में मददगार सिद्ध होता है। भारत में चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके फोर्टिफाइड किया जाता है। एक्सट्रूजन तकनीक में पिसे हुए चावल में विटामिन और खनिजों वाले प्रीमिक्स के साथ मिलाया जाता है। एक एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके इस मिश्रण से फोर्टिफाइड चावल के दाने तैयार किए जाते हैं। FRK यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स को पारंपरिक चावल में 1:50 के अनुपात से 1:200 के अनुपात में मिलाया जाता है और इसकी वजह से फोर्टिफाइड चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान होते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने कहा कि क्रिप्टो विज्ञापनों में किए गए दावों की मशहूर हस्तियों को उचित पड़ताल करनी चाहिए। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड ने सार्वजनिक जीवन में मशहूर हस्तियों से वर्चुअल डिजिटल एसेट का समर्थन नहीं करने का सुझाव दिया था। इसी के बाद ASCI यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने मशहूर हस्तियों से क्रिप्टो विज्ञापनों की उचित पड़ताल करने के अपने परामर्श को दोहराया है। VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट को क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य माध्यमों से उत्पन्न ऐसी किसी भी जानकारी या कोड या संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या फिर उसका व्यापार किया जा सकता है। इसमें नॉन फंजिबल टोकन यानी NFTs, क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल परिसंपत्तियां शामिल हैं। VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट से संबंधित विज्ञापनों का विनियमन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर उन्होंने विज्ञापन के बारे में पहले से पड़ताल नहीं की है तो भी ये दंडनीय है। ASCI ने फरवरी 2022 में क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन के प्रचार और विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। सभी VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट उत्पादों और सेवाओं में क्रिप्टो उत्पादों और NFTs के संबंध में डिस्क्लेमर को अनिवार्य किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में। ASCI एक स्वैच्छिक स्व विनियामक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य विज्ञापन में स्व विनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। ये कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी विज्ञापन संहिता और दिशा निर्देश जारी करता है। ये किसी सेलिब्रिटी या विज्ञापन कंपनी द्वारा उल्लंघन के मामले में उनके मामलों को प्रकाशित कर सकता है या ऐसे मामलों को संबंधित सरकारी विनियामक के पास भी भेज सकता है। इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2006 केबल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले सभी विज्ञापनों के लिए ASCI संहिता के अनुरूप होना अनिवार्य बनाता है। और आइए अब आपको बताते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट से संबंधित चिंताओं के बारे में। VDAs अत्यधिक जोखिम भरी परिसंपत्तियां हैं। ये व्यापक रूप से अविनियमित रहती हैं। इससे लेन देन में कोई भी नुकसान होने पर विनियामक से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है। इसके अलावा इससे जुड़ी कई अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे कि ये वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकती है, ये देश के संप्रभु हितों के खिलाफ है, ये RBI की मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम कर सकती है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के डॉलरकरण की आशंका है। डॉलरकरण का मतलब है देश की घरेलू मुद्रा के अलावा या उसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना। इन चिंताओं के बावजूद VDA लोगों को आकर्षित करने में सफल रहा है। इसकी वजह है युवा उपभोक्ता को लक्षित करने वाले सेलिब्रिटी विज्ञापनों में वृद्धि, जिनमें कोई डिस्क्लोजर भी नहीं होता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने NSAC की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन वर्ष 2020 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किया था। इसे देश में नवाचार और स्टार्टअप्स के विकास के लिए एक मजबूत तंत्र के निर्माण करने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया था। इसके गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का है। इन्हें केंद्र सरकार कई श्रेणियों से नामित करती है। इसके पदेन सदस्यों में शामिल हैं संबंधित विभागों या संगठनों से भारत सरकार में संयुक्त सचिव पद से नीचे के पद नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफिनिश्ड कोविड-19 एंड इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिसी नामक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र से एक नया विज्ञान सलाहकारी तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, साथ ही कोविड-19 की वजह से बढ़ी हुई असमानताओं और सुभेद्यताओं को दूर करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।
कोविड-19 के ये प्रभाव कम से कम वर्ष 2027 तक जारी रहेंगे। ISC का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसे वर्ष 2018 में इंटरनेशनल साइंस काउंसिल और इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल को मिलाकर बनाया गया था। ये 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघों, संस्थाओं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वैज्ञानिक संगठनों आदि के साथ तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक विज्ञान संगठन है। INS सूरत और INS उदयगिरी। रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक लिमिटेड में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी का जलावतरण किया है। सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक पोत है। ये P-15A जो कि कोलकाता श्रेणी का है। ये विध्वंसक पोतों में कई परिवर्तनों का अग्रदूत है। 15B श्रेणी के पोत भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक हैं। इन्हें मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया जा रहा है, जबकि उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। P-17A प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है। 17A फ्रिगेट शिवालिक श्रेणी का था। मौजूदा स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं शिवालिक श्रेणी, तलवार श्रेणी, ब्रह्मपुत्र श्रेणी और गोदावरी श्रेणी। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट ग्रेट यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी WHO और यूनिसेफ की ओर से सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट है। इसे मई 2018 में अपनाए गए सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के संकल्प की प्रतिक्रिया में विकसित किया गया है। सहायक प्रौद्योगिकी सहायक उत्पादों और उनसे संबंधित प्रणालियों तथा सेवाओं के लिए एक अम्ब्रेला शब्द है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.5 बिलियन से ज्यादा लोगों को व्हीलचेयर, सुनने में सहायक यंत्र जैसे एक या ज्यादा सहायक उत्पादों की जरूरत है। लगभग 1 बिलियन अक्षम लोगों और सहायक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता वाले वृद्ध व्यक्तियों की ऐसी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं होती है। एंडोसल्फान। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार को जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान के प्रत्येक पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन बायोसाइड है। इसका उपयोग न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा करके कीटों और घुनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका छिड़काव कपास, काजू, फल, चाय, धान और तंबाकू की फसलों पर किया जाता है। इसे वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। एलाक्लोर, डाइक्लोरवोस, ट्राइक्लोरोफॉन, फॉस्फोमिडोन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफोस पर भी दिसंबर 2020 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगली खबर प्रदूषण से संबंधित है। लैंसेट के हालिया अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2019 में 6 में से 1 वैश्विक मौत का कारण प्रदूषण था। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित अधिकांश मौतें परिवेशी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण के कारण हुई हैं। इसके अलावा लेड यानी शीशे की वजह से 9 लाख लोगों की आकस्मिक मौत हुई है। इसके बाद 8.7 लाख लोगों की मौत विषाक्त व्यावसायिक खतरों के कारण हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रदूषण जनित मौतों से वर्ष 2019 में कुल 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। ये वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 6.2% था। भारत में 2.5 प्रदूषण का स्तर देशों के 93% क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों में निर्धारित स्तर से ऊपर बना हुआ है। WHO द्वारा निर्देशित स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। भारत और जॉर्डन ने उर्वरकों की आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बीच चालू वर्ष और दीर्घकालिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जॉर्डन अरब प्रायद्वीप में स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। ये सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। अल अकाबा जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह है। ये अकाबा की खाड़ी में जॉर्डन को एक छोटी तटरेखा प्रदान करता है। जॉर्डन की सबसे बड़ी नदी है जॉर्डन नदी, जो कि मृत सागर में गिरती है। ये जॉर्डन की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जॉर्डन का उच्चतम बिंदु है जबल उम्म अद दामी और निम्नतम बिंदु है मृत सागर। वडनगर।
गुजरात के मेहसाणा जिले में वडनगर सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। वडनगर का उल्लेख अक्सर पुराणों में और यहाँ तक कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांत में भी समृद्ध एवं वैभवशाली शहर के रूप में किया गया है। वडनगर में एक बौद्ध मठ है। इसे 2वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये अपने तोरणों और मेहराबों के लिए जाना जाता है। इनमें सोलंकी शासक द्वारा बनवाया गया कीर्ति तोरण सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये तोरण 40 फीट की ऊंचाई पर लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। कपिला नदी वडनगर शहर से होकर प्रवाहित होती थी। सहरिया जनजाति। खाद्य पदार्थों की महंगाई ने सहरिया जनजाति को ज्यादा सुभेद्य बना दिया है। सहरिया, शहर, सेहरिया या सहरिया मध्य प्रदेश राज्य में एक नृजातीय समूह है। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जनजाति राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में निवास करती हैं। ये मुंडा भाषा बोलते हैं जो कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। ये पहाड़ी ढलानों पर कृषि में स्लैश एंड बर्न यानी कटाई और दहन पद्धति का उपयोग करते हैं। इनकी मुख्य फसलों में लौकी, बाजरा, ज्वार और जंगली चावल शामिल हैं। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।